हमेशा याद रखना, अच्छी राय और अच्छी चाय हर जगह नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय और कर्म के देवता शनि आने वाले 16 फरवरी को अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सूर्य के प्रभाव से अस्त होने के लिए जा रहे हैं और आने वाले 25 मार्च तक अस्त अवस्था में ही गोचर करते हुए हर किसी को प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 25 मार्च तक शनिदेव अपने अस्त गोचर के दरमियान आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, शनि के इस गोचर प्रभाव से आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। साथ ही साथ शनिदेव के इस कम्बस्ट प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी बड़े विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो किसी भी ग्रह का अस्त होना ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई अच्छी घटना नहीं होती है, लेकिन शनि संघर्ष के कारक होते हैं, इसलिए उनका अस्त होना कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे कि जिन लोगों की ढैया चल रही है, जिनकी 7.5 चल रही है, उनको शनि के रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव में कुछ कमी अवश्य महसूस होगी। हालांकि अलग अलग ग्रह के अस्त होने से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे जब शनि और मंगल अस्त होते हैं तो जमीन मकान की खरीद बिक्री करना अशुभ होता है। गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। जब शनि सूर्य के साथ होते हैं तो यह कुछ संघर्ष की स्थिति को बताते हैं, लेकिन फिलहाल शनि अभी अपनी ही राशि में है। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए अस्त होता है तो उसके नेगेटिव प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। क्योंकि स्वराशि का ग्रह और उच्च राशि का ग्रह काफ़ी बलवान माना जाता है, इसलिए नेगेटिव परिणाम ज़्यादा नहीं दे पाता। साथ ही साथ यह बात भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि शनिदेव पिछले साल से राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं और शास्त्र के मुताबिक राहु और शनि का आपस में मिलना ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट यह होगा कि शनिदेव के अस्त होने की वजह से राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट शनि को देखने को मिल रहे थे वह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। किसी भी ग्रह के अस्त होने का सामान्य सिद्धांत क्या है, तो देखिए, आज से हजारों साल पहले भारतीय खगोलविदों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, जैसे कि वराह मिहिर, महर्षि पराशर, इन्होंने बता दिया था कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर सूर्य से दूर होता है या फिर नज़दीक होता है तो अस्त माना जाता है। जैसे चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के अंतराल में होते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री, बुध 14 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, गुरु 11 डिग्री और शनि 15 डिग्री के करीब आने पर अस्त होते हैं। और जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता। क्योंकि हर ग्रह सूर्य से तेज पुंज यानी कि प्रकाश ग्रहण करके चमकता है और कार्य करता है। हालांकि सूर्य के जो मित्र ग्रह होते हैं जैसे कि गुरु, मंगल, चंद्र, अगर यह ग्रह अस्त होते हैं सूर्य के करीब आकर के तो इनका संपूर्ण प्रभाव खत्म नहीं होता। इसे एक छोटा उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्रधानमंत्री किसी मंच पर जाता है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ होता है। प्रधानमंत्री राजा होता है तो राजा एक ऐसा पावर है जिसके ऊपर कोई नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं वह सब के सब राजा के नीचे आते हैं। अब अगर उस मंच पर राजा का कोई मित्र है तो राजा के शान और शौकत में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में उसके मित्र के भी शान और शौकत में वृद्धि हो जाती है।
इसलिए सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब उनके मित्र सूर्य के पास आते हैं तो भले ही वह राजा के प्रभाव में सूर्य से अस्त हो जाते हैं, लेकिन इनका भी कद बढ़ जाता है। हालांकि शनिदेव सूर्य के शत्रु होते हैं, लेकिन उनके पुत्र भी तो हैं। ऐसे में शनिदेव राजकुमार हुए और जब राजा के पास राजकुमार होगा, उसका पुत्र होगा, तो वह हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब जब सूर्य के पास शनि जाते हैं तो भले ही सूर्य थोड़ा सा इफेक्टेड होते हैं, लेकिन शनि को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होती है। यानी कि सूर्य और शनि की युति में सूर्य के द्वारा शनि को बल प्राप्त होता है। तो ऐसे में सूर्य और शनि की युति यहाँ पर कुंभ राशि में होना यह अभिशाप नहीं बल्कि वरदान की तरह कार्य करेगी। कुछ मामलों में देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए शनि आपके तीसरे भाव से गुजर रहे हैं और वहीं पर अस्त होने के लिए जा रहे हैं। शनिदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ दूसरे भाव के भी मालिक बनते हैं और सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में भाग्य के स्वामी और धन के स्वामी का तीसरे भाव में इकट्ठा होना यह कुछ मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। जैसे कि इस समयावधि में आपकी यात्राएं बढ़ सकती है। जी हाँ, कुछ बिजनेस टूर पर आपको जाना पड़ सकता है। जो लोग टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर उन सभी लोगों के लिए इस समयावधि को काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद कहा जा सकता है। इसके अलावा जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, चावल इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्रदायक साबित होगा। यह समय आपको आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से तरक्की प्रदायक साबित होगा। तीसरा भाव आपके स्व प्रयासों से किया गया मेहनत को दिखाता है, यानी कि ऐसे कार्य जो इंडिपेंडेंस हो, ना तो नौकरी हो ना ही व्यापार, यानी कि सर्विस इंडस्ट्री। जी हाँ, अगर आप कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, एडवाइज़र हैं, तो निश्चित तौर पर शनि और सूर्य का इकट्ठा होना आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। हालांकि आपको किसी भी प्रकार से लिटिगेशन से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही देखा जाए तो इस समयावधि में आपको अपनी सेहत पर भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। जी हाँ, इस समय आपको बीमारियों से बचने की ज़रूरत है। मूल रूप से न्यूरो इश्यूज होने की प्रबल संभावना है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति को दृष्टिगोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में शनि जब अस्त होंगे तो धनु राशि वालों के लिए रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि पिछले साल शनि की 7.5 समाप्त तो हो गई है, लेकिन फिर भी परेशानी जस की तस है। तो इसका कारण यह है कि 7.5 तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसके बाद तुरंत बृहस्पति मेष राशि में आ गए थे और शनि कुंभ राशि से उन्हें देख रहे हैं। अगर शनि राशि के स्वामी को भी देखेंगे तो उन्हें पकड़ करके रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, खुलकर दौड़ने नहीं देते। और जब शनि अस्त होंगे तो यह आपके गुरु के कारण जो रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव आपको प्राप्त हो रही है उसमें काफ़ी हद तक कमी महसूस होगी। तो यह समय आपको कुछ हद तक मानसिक रूप से शांत करेगा, कुछ हद तक आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। देखिए, आप मानसिक और शारीरिक रूप से सुखी कब होंगे? जब आपके अन्य जो पहलू हैं अगर वह बैलेंस में रहेंगे, तभी जा कर के आप सुखी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास इनकम की स्थिति बेहतर हो, पैसों के कारण समस्या ना हो और आपसी रिश्तों में सिर्फ पारिवारिक रिश्ते ही नहीं बल्कि सामाजिक रिश्ते, धार्मिक रिश्ते और कार्य स्थल पर जो सहयोगियों के साथ, जो आपके बॉस, आपकी जूनियर सीनियर जो अधिकारी हैं उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वह ठीक रहेगा और आपके जीवन में कोई समस्या ना हो शारीरिक रूप से, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि आप सुखी व्यक्ति हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव अभी तक शनि के कारण आपको प्राप्त हो रही थी, 7.5 खत्म हो जाने के कारण उससे काफ़ी हद तक आपको इस समयावधि में जब शनि अस्त होंगे तो लाभ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के धनु राशि वालों के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर के सावधानी बरतने की आवश्यकता है जो बताया गया है। फिर भी
इस समय को और बेहतर और सकारात्मक परिणाम देने वाला बनाने के लिए हनुमान जी के शरण में चले जाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करें और रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए यह समय काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।